हेलो दोस्तों, हमारा आज का नया टॉपिक है कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू मेक ए इफेक्टिव प्रोग्राम डिजाइनिंग एंड प्रोग्रेशन. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज़ कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस. जब हम बात करते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, इसका हमारे ऊपर फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से आपके सिस्टम हैं जो कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस की वजह से चैलेंज होते हैं. हमारा सबसे पहला सिस्टम चैलेंज होता है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि जितनी भी मसल हैं आपकी बॉडी में, उन मसल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी कार्डियो प्रोग्राम का. यानी कि आपकी बॉडी में दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब जो भी आपका वर्कआउट प्लान होता है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं या आपकी वर्कआउट प्लान स्लो एक्टिविटी, स्लो पेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो आप अपनी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर रिक्रूट करते हैं. यानी कि जो मसल उस पर्टिकुलर मूवमेंट को करने में हेल्प कर रहे हैं, उनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर की लोडिंग होती है. जब हम बात करते हैं स्प्रिंटर, तो यानी कि इनको 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ख़त्म करना होता है. तो यहाँ पे क्योंकि आपका वर्कआउट पैटर्न ही अलग है, गोल अलग है, तो आप अपनी बॉडी के टाइप 2 मसल फाइबर को रिक्रूट करते हैं. यानी कि आप देख पाएंगे आपके बॉडी के मेजर मसल ग्रुप विल बी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर डेंस. सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा गैप आप देख पाते हैं, एक मैराथन प्लेयर वर्सेस अ स्प्रिंटर. आप देखोगे दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है. यानी कि एक स्प्रिंटर फुल ऑफ मस्कुलर बिकॉज ऑफ द टाइप 2 मसल फाइबर ही इज़ रिक्रूटिंग ड्यूरिंग हिज वर्कआउट. एंड इन टाइप 1 उन लोगों के लिए है जो कि स्लो ड्यूरेशन वर्कआउट कर पा रहे हैं. ये सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है आपके मस्कुलर सिस्टम पे. दूसरा इम्पैक्ट हम देखते हैं जो कि है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड आपका ब्लड. तो हार्ट में आप देखते हैं हार्ट का साइज़ एनलार्ज हो जाता है, आपके चैम्बर का साइज़ बढ़ जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये आपका वर्कआउट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है. आप देखते हैं आपका हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. उसके बाद इससे इंटररिलेटेड एरिया देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी या आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो कि आप एक लंबे ड्यूरेशन तक एक एक्टिविटी को बड़े अच्छे से कर पाते हो. रीज़न आपकी जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, एल्वेलाई, जहाँ पे उनकी कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है. तो ये 3 मेजर एरिया है जहाँ पे आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का इम्पैक्ट पड़ता है. मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और तीसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जब भी कोई इंडिविजुअल वर्कआउट शुरू करता है तो आप उनको वर्कआउट कराने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला जो तरीका है, हम देते हैं ड्यूरेशन बेस्ड वर्कआउट. यानी कि जिस इंडिविजुअल ने कभी वर्कआउट नहीं किया है उसको हम सबसे पहला रूटीन कहेंगे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करो, एग्जाम्पल. सो उस पर्टिकुलर टाइम को, लेट्स से ही इज़ टेकिंग 15 मिनट्स टू फिनिश द डिस्टेंस. यहाँ पे जो पहला मेथड वो फॉलो करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीड को या उस रन को या उस पेस को हम कहते हैं स्टडी स्टेट प्रिंसिपल. या स्टडी स्टेट is a method by which that particular individual is overloading his cardiorespiratory system, heart and lungs capacity get increase. अब ये है क्या स्टडी स्टेट, यानी कि ऐसी पर्टिकुलर स्पीड जिसको आप 45 सेकंड से लेके 3 या 4 मिनट के बीच में आप उस पर्टिकुलर स्पीड को पकड़ पाते हैं, जिसको आप लंबे टाइम तक डिलीवर कर पाएँ. यानी कि अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, यानी कि जो ट्रेन इंडिविजुअल हैं, हो सकता है वो 45 सेकंड में उस पर्टिकुलर स्पीड को आप ग्रैस्प कर लेते हैं. जो नॉन एथलीट होते हैं वो लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि साथ साथ आपके बॉडी से उतना ही अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी रिलीज़ होता है और वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए. तो ये जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में, ये मेंटेन करना ज़रूरी है. आपका कार्डिक आउटपुट भी चेंज होता है व्हेन यू स्टार्ट रनिंग. इसके साथ साथ आपका हार्ट रेट इम्प्रूव होता है. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन विद इन दिस 45 सेकेंड टू 3 to 4 मिनट. यानी कि जो शुरू का इनिशियल पीरियड है, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम सेकेंड विंड भी कहते हैं. सेकेंड विंड यानी कि
4 से 5 मिनट के बाद और अगले 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आप उस पर्टिकुलर स्पीड को बड़े कंफर्टेबली कर पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। उसके बाद जब आप इस रूटीन को परमानेंटली फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से फॉर 3 मंथ और 6 मंथ, फिर एक प्लेटूज आपकी बॉडी में आ जाता है। उस प्लेटूज को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो उसके लिए जो नेक्स्ट मेथड हम फॉलो करते हैं वो है इंटरवल ट्रेनिंग्स। अब इंटरवल्स ट्रेनिंग क्या है, जैसा कि नाम ही दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें इंटरवल्स डालने पड़ेंगे अपने वर्कआउट में ताकि हम अपने टाइम को मिनिमाइज कर पाएँ, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएँ। अब यहाँ पे इंटरवल्स में एरोबिक बेस हो सकता है और एनारोबिक बेस हो सकता है। एरोबिक बेस क्या होता है? एरोबिक बेस यानी कि ऐसा वर्कआउट, ऐसा कार्डियो वर्कआउट जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर हो रही है और उस पर्टिकुलर स्पीड को आप लंबे टाइम तक कर पा रहे हो। एग्जाम्पल, 4 मिनट के लिए आप जॉग कर रहे हो और फिर 8 मिनट के लिए वॉक कर रहे हो। इसको अगर आप 5-6 बार रिपीट करते हो तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स यू विल सी ए बिग चेंज। यानी कि आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको आप करने में यू आर स्ट्रगलिंग, आप उस डिस्टेंस को बड़े इजीली कवर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन इट हैपन विद इन योर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट लेवल मैं कहूँगा उन लोगों के लिए जो स्प्रिंटर हैं, उनके लिए हमें एनारोबिक बेस वर्कआउट बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे 30 सेकेंड रनिंग, 30 सेकेंड जॉग, या 15 सेकेंड रनिंग, 15 सेकेंड जॉग इनटू 10 टाइम्स, और उसको वो कंप्लीट कर रहे हैं लेट्स से फॉर 3 मंथ, they will see a enormous change into their cardiorespiratory fitness. So these are 2 major methods which are used to overload your cardiorespiratory fitness, steady state, and the second one is interval training. अब हम बात करते हैं, जब भी हम cardiorespiratory fitness की बात करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का प्रोग्राम डिज़ाइनिंग करते हुए किन किन चीज़ों को डालने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी होता है, वैसा ही सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ फॉलो करना पड़ता है। किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने का प्रोसेस वार्म अप से शुरू होता है। वार्म अप कुड बी 8 to 10 मिनट्स, और वार्म अप वेरी करता है आपके फिटनेस गोल को लेके। यानी कि जैसा आपका मेजर ट्रेनिंग गोल है उसी हिसाब से आपका वार्म अप प्लान किया जाता है। अगर आपका बहुत इंटेंस वर्कआउट है तो आपका वार्म अप भी थोड़ा लंबा होगा, आपको अपनी बॉडी को ढंग से मोबिलाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी बॉडी के कूल टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लाइट वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी का कूल टेम्परेचर इंप्रूव हो, दैट पर्टिकुलर पीरियड कैन बी कैरिड फॉर 8 to 10 मिनट्स और डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल फिटनेस गोल। सो ये हमारा वार्म अप का फेस है। इसमें आप अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और अपनी मेजर जो आपकी कंडीशनिंग एक्टिविटी जो नेक्स्ट गोल है उसके लिए आप रेडी हो रहे हैं। दूसरा हमारा होता है कंडीशनिंग फेस। कंडीशनिंग फेस में हो सकता है आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं या आप स्प्रिंट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बीच में जो पर्टिकुलर पीरियड है वो 20 मिनट्स का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, 40 मिनट का होता है। यानी कि एक ऐसा टाइम जोन जो आपके वार्म अप के अलावा आप डिसाइड करते हैं अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी, अपनी हार्ट और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए जो पर्टिकुलर टाइम आप बिताते हैं उस कंडीशनिंग अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाएँ। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप इम्प्रूव करते हैं ताकि आप उतनी ऑक्सीजन डिलीवरी कर पाएँ अपनी वर्किंग मसल्स के लिए। इस पर्टिकुलर एरिया को बोलेंगे हम कंडीशनिंग फेस। और लास्ट जोन हमारा होता है कूल डाउन फेस। कूल डाउन जैसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है वैसे ही आप इसमें भी अपना कूल डाउन करना ज़रूरी होता है। कूल डाउन क्यों करना ज़रूरी होता है? ताकि जो ब्लड है आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है, उसको वापस उसी पर्टिकुलर पेस में या उस पर्टिकुलर एरिया में वापस ले जाना ज़रूरी होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं अरिथमिया होने का खतरा होता है। अरिथमिया एक केस है जिसमें आपके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन का फेस है वो ख़राब हो सकता है, आपके वॉल ठीक काम ना करें। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। वार्म अप के साथ साथ कूल डाउन करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप स्लो पेस पे वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचेस कर सकते हो, और या जो आपने एक्टिविटी की है, अगर आप रनिंग कर रहे थे तो आपको धीरे धीरे वॉक करके स्ट्रेचेस करने चाहिए ताकि जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया आपके वर्किंग मसल्स में उनको आप डिसअपिएट कर सकें, निकाल सकें, ताकि नेक्स्ट डे आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो, सोरनेस ना हो। तो इसी के साथ
बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने वर्कआउट में मेजरली कंडीशनिंग फेस में ही उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले वार्म अप, फिर कंडीशनिंग फेस में आप कार्डियो कर रहे हो, फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले कर रहे हो, फिर आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप स्ट्रेचेस कर रहे हो। दिस इज द रेगुलर प्रैक्टिस विच हैपन इन कार्डियोरेस्पिरेटरी प्रोग्राम डिज़ाइनिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब हम कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस की बात करते हैं तो हमें 5 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। व्हाट आर दोज 5 थिंग्स? व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल विच वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन एनीबडीज फॉर इम्प्रूविंग देयर कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस। सबसे पहला हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। सो यानी कि कितनी बार हफ्ते में वर्कआउट करना चाहिए। दूसरा, इंटेंसिटी, किस पर्टिकुलर हार्ट रेट पे वर्कआउट करें, किस रेंज पे वर्कआउट करें ताकि आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल पाएँ। तीसरा हमारा होता है टाइप, यानी कि किस तरह की ट्रेनिंग करें। आप स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल पे रन कर रहे हो, ओपन ग्राउंड पे रन कर रहे हो, दिस विल कम अंडर टाइप। उसके बाद बात करेंगे टाइम बेस, यानी कि कितना लंबा वर्कआउट है, 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, 45 मिनट का है। यहाँ पे हम बात करेंगे कितना लंबा उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को आप फॉलो करते हैं। और लास्ट वाला वर्कआउट का जो फेस है, जो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का फेस है, दैट इज कॉल्ड एंजॉयबल, यानी कि अगर वर्कआउट करते हुए आपको मज़ा नहीं आया तो आप वर्कआउट नहीं करेंगे। आप कभी भी अपने वर्कआउट से प्यार नहीं करेंगे, यू विल नॉट स्टिक विद योर वर्कआउट। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर आपका वर्कआउट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे है, यानी कि आपकी इंटेंसिटी का रेंज है 40 to 60% ऑफ VO2 आर। नाउ ये इंटेंसिटी से इसका रिलेशन इज जस्ट ऑपोजिट, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, और अगर आपकी इंटेंसिटी कम होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर 40 से 60% की VO2 आर या HRR की इंटेंसिटी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वर्कआउट कर सकते हो हफ्ते में 5 दिन मिनिमम 5 डेज वर्कआउट, क्योंकि इंटेंसिटी कम है तो यू आर रिकवर फॉर द नेक्स्ट डे। द मोमेंट यू मेक द वर्कआउट 60 to 85% ऑफ VO2 आर और HRR, तो यानी कि आप विग्रस जोन में चले गए हैं तो आपको अपना वर्कआउट सिर्फ 3 दिन ही करना पड़ेगा। ड्यूरेशन कैन वेरी। उसके बाद अगर हमें आइडियली कॉम्बिनेशन करना चाहिए तो कॉम्बिनेशन है मॉडरेट टू विग्रस, यानी कि किसी दिन आपने यू आर इन द गुड मूड और वेदर इज़ गुड और यू फील टू रन और यू फील टू पार्टिसिपेट फॉर दैट पर्टिकुलर चैलेंज, तो आप देखेंगे आप उस दिन विग्रस वर्कआउट भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डे इफ़ यू आर टायर्ड, यू आर डूइंग द वर्कआउट इन द लो रेंज और ऑन द लाइटेस्ट नोट, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी। तो जिस दिन आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, लो टू मॉडरेट, वो 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। लाइट होगा तो 5 बार, हार्ड होगा तो 3 बार करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो 3 से 5 फ्रीक्वेंसी वीकली वाइज आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ फिट प्रिंसिपल का, दिस इज़ इंटेंसिटी, यानी कि किस पर्टिकुलर हार्ट रेट पे आप अपने आप को चैलेंज करें और क्या रेंज रखें ताकि जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको मिल पाए। तो इसमें जो पहले प्रिंसिपल यूज़ होता था उसका ओवरलोड करने का, दैट वाज MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला था जो पहले प्रैक्टिस में था, 220 माइनस एज इनटू इंटेंसिटी। इसकी एक टेबल हमारी बुक में दी हुई है विच वी विल ऐड अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और हमारे लेक्चर को साथ साथ सुनिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ पाएंगी। 220 में से एज निकाली और इनटू इंटेंसिटी आपने डाली, जो भी आप इंटेंसिटी का आपको गोल दिया गया है तो आप उससे आप अपनी इंटेंसिटी की रेंज निकालते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फार्मूला बड़ा इनअप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज लेट्स से 65 ईयर ओल्ड है या 60 ईयर ओल्ड है, 220 में से अगर हम उसे 60 को घटाते हैं तो यानी कि आप देख पाते हैं 160 की इंटेंसिटी सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा इजीली होता है। वो हल्का फुल्का भी मूवमेंट करता है, बड़ी इजीली उसकी इंटेंसिटी हार्ट रेंज इतनी पहुंच जाती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल जिसकी एज 20 साल है, यानी कि 220 में से 20 गया 200,
क्या एक इंडिविजुअल जिसने वर्कआउट जो 20 साल का है उसकी हार्ट रेट को 200 तक टच करना ठीक होगा? जिसकी वजह से क्या होता था कि कई बार आप ट्रेडमिल पे होते थे, आप अपने हार्ट रेट मॉनिटर को देखते थे कि आपकी इंटेंसिटी 200 तक टच करना है, उसके चक्कर में आप स्पीड बढ़ाते थे और आपके साथ एक्सीडेंट्स होते थे। इसलिए MHR इज़ नॉट द राइट मेथड। इससे आपकी एफिशिएंसी या तो ओवर एस्टिमेट होगी या अंडर एस्टिमेट होगी, तो कभी भी आप राइट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। तो इसीलिए जो नेक्स्ट फार्मूला प्रैक्टिस में आता है, जो हम इंटेंसिटी कैलकुलेट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बोनन फार्मूला। नाउ व्हाट इज़ कार्बोनन फार्मूला, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था कार्बोनन फार्मूला का रेस्टिंग हार्ट रेट, जो कि पहले MHR में इंक्लूड नहीं था। तो इसमें क्या होता था, 220 माइनस एज माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट इनटू इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। सो कार्बोनन फार्मूला जैसा नाम दिखाई दे रहा है, इसका इन्वेंशन भी कार्बोनन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, उसी के नाम से कार्बोनन फार्मूला बना है। इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन अगर इसको मैं और माइक्रो लेवल पे ब्रेक करूं तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो HRR, यानी कि इसको कहीं पे अगर हमें दिखाई दे कि कार्बन फार्मूले को HRR लिखा हुआ है, तो भी वो सेम चीज़ आपसे पूछ रहा है कि ये आपसे हार्ट रेट रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, या जिस भी क्वेश्चन में लिखा हो VO2R कैलकुलेट कीजिए, तो यानी कि आपसे रिजर्व की बात आती है तो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। दूसरा HRR को अगर हम ब्रेक करते हैं, सो विच इज़ MHR माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। दिस इज द फुल एब्रिवेशन, दिस इज द फार्मूला विच वी शुड नो। MHR माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। MHR को अगर हम ब्रेक करें 220 माइनस एज, जो कि हमने लास्ट फार्मूले में डिस्कस किया था। अब कार्बोनन फार्मूला के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से लोगों ने देखा जो वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, और जिसके अचीव करने के चक्कर में पहले बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए कार्बोनन फार्मूला से उनको बहुत हेल्प मिली और एक्सीडेंट्स कम हो गए और लोगों के रिजल्ट्स साइंटिफिकली बहुत एक्यूरेट आए। दिस इज द सेकेंड इंटेंसिटी मेथड। थर्ड मेथड जो कि इसी का पार्ट है, जिसको हम बात करते हैं RPE। सो RPE है क्या, रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन। अब रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन को समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब आप ट्रेनिंग करा रहे हैं किसी को, तो ट्रेनिंग कराते हुए आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट कीजिए अपने वर्कआउट में, और साथ साथ उनको एक टेबल समझाइए। यहाँ पे इस साइंटिस्ट का नाम था मिस्टर बॉग। उन्होंने 2 टेबल बनाई। जो पहली टेबल थी वो 6 से 20 के बीच में थी, और जो दूसरी टेबल थी 0 से 10 के बीच में है। वो ऑलरेडी हमारी बुक में अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ RPE टेबल। तो ये टेबल हमें अपने जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको शेयर करना होता है। उनको हमें बताना होता है कि सर, अगर आपको वर्कआउट बहुत लाइट लग रहा है तो यानी कि वो 6 पे है, और अगर बहुत हार्ड है तो 20 पे है। बीच में अलग अलग 15 पे वेरी वेरी हार्ड हो सकता है, या 18 पे हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। ये आपको समझाना पड़ेगा, ताकि आप, ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, लेकिन इसको कैलकुलेट करते हुए बहुत सारे मिस कैलकुलेशन होती थी, क्योंकि आप सोचते थे कि मैं इनको वर्कआउट ठीक जोन में करा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं RPE की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार ये ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करता था। अंडर एस्टिमेट किसके लिए हो सकता था, अगर कोई एथलीट है तो उसको अगर आप बोलते थे आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसको कई बार राइट सिलेक्शन करने में दिक्कत होती थी। दूसरी ओर अगर हम देखें सेडेंटरी इंडिविजुअल, उसको आप थोड़ा भी वर्कआउट कराएंगे, एक्चुअल हार्ट रेट उसकी या जो चैलेंज लेवल है लेट्स से 50% है, बट एज पर हिम बिकॉज ही इज सेडेंटरी और ही इज़ नॉट इनटू वर्कआउट, ही विल से आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड। तो कहीं ना कहीं ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में जो रिलेशन था या रिलेशन है, इस चीज़ को समझने के लिए उनको कई बार मिस कैलकुलेशन होती थी। RPE इज़ द बेस्ट मेथड। अगर आप अपना कार्बोनन फार्मूला और RPE को दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये हमारा थर्ड मेथड था RPE, जो कि हमारी बुक में अवेलेबल है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं RPE टेबल की, जिसमें हम क्लासिकल एक स्केल है हमारे सामने अवेलेबल है, जिसमें 6 to 20 के बारे में मार्किंग की गई है, और उसके साथ ही हमारे कॉन्टेम्प्रेरी एक नेक्स्ट कैटेगरी रेशियो हमने बनाई है जो 0 से 10 तक है, जो कि टाइम के साथ अपग्रेड की गई है। जैसे हम देख पा रहे हैं RPE की जो पहली टेबल है 6 to 20 के बीच में, 7 पे इट इज़ वेरी वेरी लाइट, 9 पे वेरी लाइट है, 11 पे फेयरली लाइट,
13 somewhat hard, 15 hard, 17 very hard, 19 very very hard। ये टेबल के कुछ कन्फ्यूजन थे जिसकी वजह से अपग्रेड होके वो दूसरी टेबल हमें बनाई गई, जिसमें आप देख पा रहे हैं 0 पे नथिंग एट ऑल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेशन दिखाया हुआ है। 0.5 वेरी वेरी वीक, 1 वेरी वीक, 2 वीक, 3 मॉडरेट, 4 समवॉट स्ट्रॉन्ग, 5 स्ट्रॉन्ग, 7 स्ट्रॉन्ग, very strong, and on 10th it is mentioned very very strong maximal, यानी कि 100% पार्टिसिपेशन है। सो आरपी की जो नेक्स्ट टेबल है हमारी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हमने बताया हुआ है। लेट्स से ड्यूरिंग टॉक टेस्ट आपने किसी ट्रेनिंग ने जवाब दिया आपको कि उसकी इंटेंसिटी 5 पे है, तो उस 5 को हमने इस टेबल पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी डाली हुई है। और प्रोग्रेशन की ओर अगर हम ध्यान दें तो प्रोग्रेशन में या तो आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, या ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हमने वीक 1 का प्रोग्राम डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, 3 सेशन 20 मिनट्स के दिए हुए हैं, जिसकी इंटेंसिटी परसेंटेज हमने डाली है 5, जिसके टोटल पॉइंट आ रहे हैं 300। उसके बाद अगर हम देखें, हमने अपना वर्कआउट जो 3 दिन का था वो 3 ही दिन का है, लेकिन अपना ड्यूरेशन हमने कम कर दिया है, उसके साथ हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। यानी कि जो पहले हम 20 मिनट का वर्कआउट कर रहे थे, अब वो हम 5 इंटेंसिटी एज़ पर द आरपी टेबल, और 5.5 जो कि एक वर्कआउट सेशन हमने 5.5 पे किया। जब हमने वो कैलकुलेशन की तो हमारी कैलकुलेशन आई 299 की। उसके साथ ही एक और तरीका है जिससे हम ओवरलोड कर सकते हैं। 2 सेशन हमने फ्रीक्वेंसी में डाले हैं और 2 सेशन हमने लेस ड्यूरेशन हमने फिर ड्रॉप कर दिया है, और फिर हमने कैलकुलेट किया है। तो इन टोटल हम देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट वीक में ही जो 3 सेशन थे वो 4 कर दिए हैं, और अब हमारी कैलकुलेशन 303 पे आ रही है। उसके बाद हम वीक 2 में लेके हैं। वीक 2 में हमने अपना प्रोग्रेशन कैसे किया है, पहले 3 सेशन थे, 22 मिनट की ड्यूरेशन हमने रखी हुई है, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट वीक में हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। तो हमने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 22 मिनट पे। इंटेंसिटी का हमने जोन दिया हुआ है 5 का, और हमने शुरू किया तो 330 पॉइंट्स हमारे जो वीक 2 में ऑलरेडी अचीव हो गए थे लास्ट टाइम। उसके बाद 2 सेशन 1 सेशन इनका ब्रेकअप दिया हुआ है। इंटेंसिटी हमने यहाँ पे रिवाइज कर दी है, 5 to 6 ले गए हैं। वर्कआउट सेशन हमारे 3 ही हैं, लेकिन अगर हम फाइनल पॉइंट्स देखें तो 328 हो गया अब। उसके बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी एक और ऐड कर दी है, और ड्यूरेशन को कम किया है, उसके साथ हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ प्रोग्रेशन। आपको इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ड्यूरेशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं लास्ट में 333 डाला हुआ है। तो ये आपके वीक 1 और वीक 2 का गोल दिया हुआ है जो इस पेज में अवेलेबल है। ये एज अ रेफरेंस आपको हेल्प करेगा आरपी की कैलकुलेशन को और अच्छे से समझने में। फोर्थ मेथड है जो कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। अब मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या है, ये भी एक ऐसा टेस्ट करने का एक तरीका था जो कि मैट के नाम से है। हम बहुत सारे लोग अपने ट्रेडमिल पे जब हम रनिंग करते हुए मैट दिखाई देता है, या हमारे क्रॉस ट्रेनर पे, या हमारी साइकिलिंग पे दिखाई देता है। ये मैट है क्या? सो 1 मैट इज इक्वल टू 3.5 ml मिलीलीटर पर kg पर मिनट। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। एक टेबल हमें दी हुई है, यानी कि जिसमें 0 से 3 तक की अगर है तो उसको हम लोअर इंटेंसिटी काउंट करते हैं, 3 to 6 के बीच में हम मॉडरेट काउंट करते हैं, और 6 एंड अबाव है तो उसको हायर इंटेंसिटी जोन में काउंट करते हैं। जिस पर्टिकुलर टेबल को हमें इस पर्टिकुलर टेबल से मर्ज या इनटू करना होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट की। सो 1 मैट इज इक्वल टू 3.5 ml पर kg पर मिनट विच वी हैव डिस्कस अर्लियर। अब मैं आपको इस टेबल के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट करें इसको, और इनकी एक मैट की वैल्यू दी हुई है। सो जैसा मैंने पहले ही बताया, जब आप कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर या बाइक पे अवेलेबल होते हैं तो आपको उस पर मैट दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं जो 3 मैट से नीचे हैं, जिनको लाइट में काउंट किया गया है, जैसे वॉकिंग स्लोली अराउंड होम, जिसको 2 मैट दिए हुए हैं, सिटिंग यूजिंग कंप्यूटर 1.5 दिया हुआ है, स्टैंडिंग परफॉर्मेंस लाइट वर्कआउट, लीजर टाइम एंड स्पोर्ट्स दिया हुआ है, जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बिलियर्ड्स, बोटिंग, डार्ट, फिशिंग, इन सब की 2.5 तक दी हुई है मार्किंग, यानी कि ये सब 3 मैट से नीचे हैं।
तो इनकी जो भी मैट की वैल्यू दी हुई है हमें उस पर्टिकुलर फार्मूले में सिर्फ ऐड करना है, इनटू करना है, इनटू 3.5 ml पर kg पर मिनट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी वैल्यू निकल जाएगी। उसके आगे हम जाएं तो मॉडरेट दिखा हुआ है 3 to 6 मैट। 3 to 6 मैट में हमारी कुछ एक्टिविटी मेंशन की हुई है, जैसे वॉकिंग है 3 मैट की दी हुई है। उसके अलावा स्वीपिंग दिया हुआ है, कारपेंट्री, कैरिंग एंड स्टैकिंग वुड है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बाइसिकल ऑन फ्लैट है, डांसिंग है, गोल्फ है, ये सब दिए हुए हैं 3 से 6 मैट में। सो हमारा जो नेक्स्ट एरिया है वो है विगरस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ग्रेटर देन 6 मैट दिया हुआ है। ग्रेटर देन 6 मैट यानी कि आप देख सकते हैं कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटी जिनको विगरस एक्टिविटी में काउंट किया गया है। सॉकर, स्विमिंग, टेनिस, सिंगल्स, वॉलीबॉल, ये एक्टिविटी ऐसी हैं जो विगरस एक्टिविटी में आती हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ग्रेटर देन 6 till 9 विल कम इनटू विगरस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आपकी जनरल प्रैक्टिस में भी कैलोरी एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन होता है कि हम बोलते हैं हमने 300 कैलोरी बर्न की, 400 कैलोरी बर्न की। सो ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में एक पर्टिकुलर फार्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में जो आपको याद करना है, क्योंकि उस स्पेसिफिक फार्मूले पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कैलोरी एक्सपेंडिचर का बड़ा सिंपल फार्मूला है VO2 ml ऑब्लिक kg ऑब्लिक मिनट इंटू बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5 किलो कैलोरी ऑब्लिक लीटर इंटू मिनट। So this is a formula which we need to follow, and this formula is very much self-explanatory, but we have to practice enough to clear this particular area. इसमें सबसे पहले आपका बॉडी वेट आपको kg में निकालना है, क्योंकि फार्मूला आप देखें तो उसमें ऑलरेडी kg लिखी हुई है। सो आपके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक आपकी बुक में एक क्वेश्चन हम आपके रेफरेंस के लिए इसमें अटैच कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। इसमें बॉडी वेट LBS में दिया हुआ है, उसको हमने पहले kg में कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय 2.2 kg, जिससे उसका बॉडी वेट kg में आ गया है। उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है वो रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव VO2, यानी कि इसको हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट VO2 यानी कि एक इंडिविजुअल जिसका बॉडी वेट, या जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, जिसका बॉडी वेट एक स्पेसिफिक फिगर होगी, उस फिगर के हिसाब से हमें VO2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बॉडी वेट को उस फार्मूले में डालना है जो ऑलरेडी मेंशन है। उसको जो आप इनटू करेंगे तो ये फिगर आई है आपके सामने ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है 5 किलो कैलोरी ऑब्लिक लीटर पर मिनट, उसमें इनटू करने के लिए मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन अ फार्मूला। जब आप इसको डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आपके सामने आती है उसको आप 5 किलो कैलोरी से इनटू कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका लीटर से लीटर आप इनटू कर पाएंगे। जब आप इस वैल्यू को निकाल लेंगे तो आपकी जो भी ड्यूरेशन आपकी दी हुई है वो आप उसमें इनटू कीजिए और आपकी टोटल कैलोरी आ जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा जो 5वां मेथड है विच इज़ टॉक टेस्ट या VT1 मेथड है, वेंटिलेशन थ्रेशोल्ड। अब ये है क्या, इसको इजी टर्म्स में समझने का बड़ा अच्छा सिंपल तरीका है। आप किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग शुरू कराते हैं, ट्रेडमिल पे चढ़ाते हैं, आप कहते हैं कैन यू हियर माय नेम, सो ग्रेजुअली और इंक्रीजिंग स्पीड। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जो भी आप पूछ रहे हैं और जो भी आपका ट्रेनी आपको जवाब दे रहा है वो दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द पर्टिकुलर एरिया दैट यू आर गोइंग क्लोज टू VT1। अब VT1 जैसे ही एक ऐसा एरिया आपकी वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि उसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए उतना CO2 आपको अगर साथ साथ प्रोड्यूस हो रहा है, एक ऐसी जोन आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि जो आप पूछना चाहते हैं ट्रेनी से, ट्रेनी उसका जवाब दे रहा है लेकिन स्लाइटली चैलेंज महसूस फील करता है। दैट इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड VT1, यानी कि वेंटिलेशन थ्रेशोल्ड 1। उसके बाद इसको हम टॉक टेस्ट के नाम से भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपनी ट्रेनी से बात कर रहे हैं
और जो चीज़ें आप बता रहे हैं उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं VT1। VT1 में आप बड़ी इजीली बात कर पा रहे हैं, कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका जवाब दे पा रहे हैं। बट द मोमेंट इट स्टार्ट गेटिंग चैलेंज, यानी कि जितनी ऑक्सीजन वर्किंग मसल को चाहिए, जैसे ही वो कम होना शुरू होता है, जैसे ही वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है, दैट पर्टिकुलर इज VT1। उसके बाद आप देखते हैं आप थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। लेट्स से अर्लियर ही वाज वर्किंग आउट ऑन 7, अब आपने उसको 10 पे ले गए हो। अभी भी आप उनसे पूछ रहे हो, वो जवाब दे रहे हैं आपके क्वेश्चंस का और बड़े कंफर्टेबली आपके वर्कआउट के साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद आपने देखा ही इज़ फाइंडिंग चैलेंज इन टर्म्स टू गिव द आंसर ऑन योर क्वेश्चंस। दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे उनको ज़्यादा चैलेंज महसूस शुरू हो जाता है, जहाँ पे उनकी आवाज़ स्टैमर करना शुरू कर देती है, या जहाँ पे आपको चीज़ें रिपीट करने में 2 बार बोलना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड VT2, वेंटिलेशन थ्रेशोल्ड 2। सो जैसे ही आप VT2 क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस पूछें या कुछ जवाब दें या आप अपनी ट्रेनी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर ट्रेनी आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा, इट मीन्स ही हैज़ क्रॉस्ड द VT2 नाउ। सो दिस इज़ द होल फेस ऑफ इंटेंसिटी विच हैपन इन टॉक टेस्ट। सो पहला मैंने आपको बताया VT1 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दूसरा, इसका दूसरा फेस है ब्लड लैक्टेट, यानी कि यहाँ पे लैक्टेट एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेनिंग को जवाब नहीं दे पा रहे। दैट पर्टिकुलर वर्ड इज़ कॉल्ड VT2। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड को हम ओबला भी बोलते हैं, यानी कि ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। यहाँ पे लैक्टेट एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेनिंग की या जो आपका ट्रेनर है उनकी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी चैलेंज, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ VT2। और उसके बाद VT2 जैसे आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद यू आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग फ्रॉम योर ट्रेनर। सो दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड दीज आर द मेथड्स विच वी फॉलो फॉर कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी फॉर एन इंडिविजुअल। हमारा नेक्स्ट फेस जो हम कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग का मर्ज करना चाहते हैं वो है IFT मॉडल। अब ये IFT मॉडल है क्या? इंटीग्रेटेड फिटनेस ट्रेनिंग मॉडल। उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। इसका सबसे पहला फेस था एरोबिक बेस, जो कि उन लोगों के लिए जो सेडेंटरी है, उन लोगों को वर्कआउट शुरू करने के लिए हम बोलते हैं कि आपको एरोबिक बेस बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 10-10 मिनट 20-20 मिनट निकाल के जाइए, कुछ वर्कआउट शुरू कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 वीक 1 मंथ 2 मंथ यू फील यू आर गेटिंग बेटर। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी एरोबिक एफिशिएंसी, यानी कि अब उस वर्कआउट को यू स्टार्ट लाइकिंग दैट वर्कआउट, दैट्स व्हाई यू रीच इनटू द सेकंड जोन। ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months you have reached into the next zone that is called aerobic efficiency। उसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में, यानी कि एरोबिक बेस से और एफिशिएंसी के बीच में 70 to 80% पॉपुलेशन इसी जोन में वर्कआउट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन लोगों का गोल होता है वेट लॉस या कहीं ना कहीं जनरल फिटनेस के लिए वो करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जोन है वो टारगेट करता है एथलीट्स को, यानी कि मैराथन प्लेयर। जैसे ही वो प्लान करता है कि मुझे अपना वर्कआउट साइंटिफिकली डिज़ाइन करना है, तो वो हेल्प करता है IFT मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि नेक्स्ट फेज है एनारोबिक एंड्योरेंस। एनारोबिक एंड्योरेंस from anaerobic efficiency to anaerobic endurance is the second phase, and the last phase, which is for sprinters, anaerobic endurance to anaerobic power. So this is whole phase is called IFT model, which has 4 steps. So first step, aerobic base to aerobic efficiency is called zone 1. Aerobic efficiency to anaerobic endurance is called zone 2, and from anaerobic endurance to anaerobic power is called zone 3. So this is the whole division of IFT model, and this is the programming which can be done for any individual who want to go for any specific goal. यानी कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो पहले जोन में रहते हैं, जो एनारोबिक एंड्योरेंस हैं वो दूसरे जोन में आते हैं, और जो पावर जो स्प्रिंटर होते हैं वो फाइनल जोन में रहते हैं। तो यहाँ पे अब IFT मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया है मैराथन प्लेयर के लिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। ये 3 जोन हमने डिवाइड किए हुए हैं। जो पहला जोन है वो मेरा बिलो VT1 है, और दूसरा जोन है मेरा अबाव VT1 बट लेस देन VT2, और तीसरा जोन है मेरा अबाव VT2। सो लेट्स मेक इट
अंडरस्टैंड इन मोर इन सिंपलर टर्म्स, अगर कोई 42 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कर रहा है तो उसका इनिशियली 60 से 60% वर्क, 60 to 70% जो उसका वर्कआउट होगा वो जोन 1 में होगा, यानी कि एरोबिक बेस से लेके एरोबिक एफिशिएंसी। उसके बाद एरोबिक एफिशिएंसी से एनारोबिक एंड्योरेंस, इसके बीच में वो 7 से 10% का वर्कआउट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट का वर्कआउट है यानी कि एनारोबिक एंड्योरेंस टू एनारोबिक पावर, दैट विल बी 10 to 20%। सो ओवरऑल 42 किलोमीटर का अगर मैं देखूं जोन 1 में, आप 70% कैलकुलेट कीजिए, 40 का 70% कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ अराउंड 28 to 29 किलोमीटर इज डन इन जोन 1। उसके बाद जोन 2 में हम चले गए हैं, 42 का मैंने बताया 7 से 10%, यानी कि 4.5 किलोमीटर, यानी कि अराउंड 5 किलोमीटर यू हैव कंप्लीट इन जोन 2। उसके बाद लास्ट जोन है जो हमारा, जहाँ पे आपको फिनिशिंग लाइन नज़र आ रही है, एनारोबिक एंड्योरेंस से एनारोबिक पावर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसका मैंने बताया 42 का परसेंट का 10 to 20, तो यानी कि 42 का अगर 20 लें, यहाँ पे 7 से 8 किलोमीटर आप कवर करेंगे एनारोबिक एंड्योरेंस से एनारोबिक पावर में। दिस इज द ब्रेकअप एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैराथन ऑन IFT मॉडल। So this is very important area and we should know how to implement it scientifically to get the right result. And this is the latest method which is definitely in practice, and the more you use this method into your own training regime, you can get better results and you can see the results scientifically. So in FIT principle we have already discussed frequency, we have discussed intensity. अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एरिया जो कि है टाइप ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि किस तरह की एक्सरसाइज आप अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग में रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम जिम और हेल्थ क्लब में देखते हैं, आपकी सर्किट ट्रेनिंग होती है बहुत सारे हेल्थ क्लब में, आप ट्रेडमिल पे कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो, या जैसे स्विमिंग पूल में आप एक्वा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी एक कार्डियो फिटनेस है, स्विमिंग कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर एंड डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट विच वी हैव टू चूज़ एंड गिव इट टू दैम। अगर बिना इंटरेस्ट के आप किसी को कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे स्पेसिफिकली फॉर एनी प्रोग्राम, कुड बी स्ट्रेंथ, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, एनीथिंग, अगर वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है तो उस वर्कआउट को कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ऐसा कोई मेथड जो आपको पसंद है, वही ट्रेनिंग आप उनको दीजिए और आप देख पाएंगे आपके मन चाहे रिजल्ट उसमें आप जल्दी ही देख पाएंगे। हमारा नेक्स्ट एरिया फिट प्रिंसिपल का हम बात करेंगे टाइम, यानी कि ऐसा कौन सा वर्कआउट है जो आपको दिया जाएगा जहाँ पे आपका टाइम मेजर किया जाएगा। सो टाइम मीन्स कुड बी 5 किलोमीटर रन, कुड बी 2 माइल रन, कुड बी 2 माइल वॉक, और 10 राउंड्स ऑफ स्विमिंग पूल swimming, or there are number of ways are there by which you can improve any individual fitness level. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जब हम टाइम की बात करते हैं, जो हमने फ्रीक्वेंसी में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है जो हर इंडिविजुअल को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर हम रिवाइज करें मटेरियल को, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें दिया गया था फ्रीक्वेंसी में कि मिनिमम 5 डेज़ वर्कआउट, यानी कि अगर आप 30 मिनट का वर्कआउट डेली फॉलो कर रहे हैं तो आप 150 मिनट आप कंप्लीट कर लेते हैं एक हफ्ते में, जो कि आइडियल वर्कआउट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे आप करते हैं। उसके साथ ही अगर आप इंटेंस वर्कआउट की बात करते हैं तो 25 मिनट्स विच विल बी मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ऑलराइट, सो दैट वे इट वुड बी 75 मिनट्स। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें 20 to 30 मिनट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लो टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू वेरी इंटेंस, विच विल बी 3 to 5 days in a week. Along with one more guideline is also mentioned, which says if somebody is overweight, he should work out 50 to 60 minutes every day, or if we calculate it 5 days in a week, total minutes should be 300. Ideally, if somebody has very high fitness level, आप इस वर्कआउट को उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। आप उनको 150 मिनट एक हफ्ते के दे सकते हैं, जिसको वो 30-30 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हैं, या 50 मिनट्स का एक वर्कआउट इनटू 3 times दे कैन डू इट। सो इट इज़ ऑलवेज डन फॉर दोज इंडिविजुअल हु आर रियली इन फिट कैटेगरी। सो आफ्टर हमारे वी हैव कवर दिस प्रोग्रेशन, नाउ आई एम टेकिंग यू थ्रू टू द नेक्स्ट स्टेप, which is we have covered frequency, intensity, time, type, and the last one is enjoyable,
यानी कि ऐसा कोई वर्कआउट आप कभी नहीं करेंगे अगर आप उस वर्कआउट में मज़ा ना आए। प्रोग्रेशन करने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया है। तो अपने वर्कआउट को अडेयर करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है आपको वर्कआउट को पसंद करना पड़ेगा। आपका ट्रेनर आपके लिए अपने वर्कआउट को मॉडिफाइड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो अगर आप मैराथन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके ट्रेनर मैराथन के हिसाब से आपका प्रोग्रेशन करेंगे, और अगर आप स्प्रिंटर बनना चाहते हैं या आपका स्प्रिंट खेलने का प्लान है तो ट्रेनर उसी हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर करंट कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस बाय द हेल्प ऑफ द राइट प्रोग्रेशन। So first method is overload principle. Overload principle means, in simpler words, whatever the current workout you're following, put yourself in some workout schedule for specific, let's say 2 to 3 week, and follow that workout religiously, that your body will adapt with the time being. So your cardiorespiratory as well as your muscular system will adapt with the time being, and you will able to see the changes within your body. So now what is happening, wherever you were earlier, now it has reached to the next level. So this is the simple formula of overload. Next principle is the SAD principle, which is called specific adaptation of imposed demand. It says what are the workout you are following for longer period of time. If you need to progress on it, definitely you have to put stress on your working muscles. So same goes for cardiorespiratory fitness, your muscular system, your respiratory system and your cardiovascular system has to get challenged by some exercise regime. So इसमें हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले हम काम करेंगे आपकी ड्यूरेशन पे, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम आपको कंप्लीट करना है। ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल करंट परफॉर्मेंस, करंट कंडीशनिंग, और डिपेंड करता है आप उस डिस्कम्फर्ट को लेने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि कई बार जो आप नया वर्कआउट गोल या कुछ प्लान करते हैं, it all depend on the individual participation too. So nothing happen from the trainer side unless until trainee is not implementing anything into it. So initially we'll work on the time base. Let's say if you are gradually increasing 5 to 10% every week in your workout schedule, 5 to 10 minutes every week, next 4 to 6 weeks you can see that there is a big progression you can see into your efficiency, into your program. This is what it is to help you to reach on the next level. And another way how you can overload, what are your current workout routine you are following. In simple words, let's say you are following running. After over a period of time, 6 months or so, you start getting boredom. तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको नई नई एक्सरसाइज में डालना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है, एक तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पहले हम आपकी ड्यूरेशन पे काम करेंगे, उसके बाद हम इंटेंसिटी पे काम करेंगे और उसके साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस बेटर हो गया है। उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेनिंग मॉडलिटी है वो हम बदल देंगे। तो आज अगर आप रनिंग कर रहे थे 6 महीने से, अब हम आपको स्विमिंग में क्रॉस ट्रेनिंग हो सकती है, यानी कि पहले आप रनिंग करते हुए गए, फिर आप स्विमिंग कर रहे हैं, फिर आप बाइक कर रहे हो। इसके साथ साथ और भी तरीके हैं, जैसे एक फार्टलेग ट्रेनिंग है जिसमें आप अलग अलग मॉडलिटी पे अपना वर्कआउट करते हो, जिसमें टाइम और ड्यूरेशन कुछ भी मेजर नहीं होता। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर बर्न आउट इनटू द एक्सरसाइज। उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज काफ़ी लंबे टाइम तक कर रहे हैं और जिनसे वर्कआउट करने में दे आर फाइंडिंग ए बोर्डम, उन लोगों के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग की जाती है। सो आई एम कंक्लूडिंग हियर कि किसी भी इंडिविजुअल का कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा ओवरलोड प्रिंसिपल है, जिसमें हम उनके कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस और मस्कुलर सिस्टम को ओवरलोड करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, सैड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक एडेप्टेशन ऑफ इम्पोज डिमांड, जिसमें ग्रेजुअली हम आपके रूटीन में प्रोग्रेशन करते हैं। और तीसरा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, पहले हम आपकी ड्यूरेशन पे काम करते हैं, उसके साथ साथ आपकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव समबडीज फिटनेस इफ यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स in terms to improve any individual's cardiorespiratory fitness. Thank you.